वेलकम टू B2E लर्निंग यूट्यूब चैनल। बेटा इस पूरे के पूरे चैनल में अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो है क्विक रिवीजन की सीरीज। ये आपके नीट 2021 के लिए जो भी अपकमिंग मेडिकल एग्जाम है आपके, उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। डन। देखिए बेटा, इस सीरीज के अंदर हमने किस तरीके से प्लानर किया है, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के सारे के सारे क्विक रिवीजन के तौर पे आपके लिए लेके आए हैं। डन। देखिए बेटा, सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की बात करते हैं। अगर आप पूरी बॉटनी को अलग अलग यूनिट जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर अगर अपन देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल साबित होता है। ठीक बात है। अगर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर करता है ये यूनिट। आपको तो पता ही है 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम इस यूनिट से आते हैं और इसमें जो 5 चैप्टर हैं उनमें से अपन फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है उसे आज स्टार्ट करेंगे। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, माई सेल्फ प्रतिभा कलानी, योर बॉटनी मेंटर, और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक। इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, C4 साइकिल, C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये जितने भी भयानक और भयंकर जो आपको टॉपिक्स लगते हैं इन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें बेटा? चलिए, घबराना बिल्कुल मत, डरना बिल्कुल मत, आराम से सुनते जाना। सबसे पहले बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो बच्चों बहुत सिंपल सी लैंग्वेज से अपन शुरू करते हैं कि ये है क्या। ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। देखो, इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ये प्रोसेस होती किसमें। आप सबको पता है ये प्रोसेस ऑटोट्रॉफ में होती है, यानी कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं उनमें होता है। ठीक बात है। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, पिगमेंट्स इसमें हेल्प करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें ऐसी है जो हर बच्चे को पता है। डन। फिजिको केमिकल का मतलब आपने बोला कि जो मैडम लाइट एनर्जी है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक बात है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। चलिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं तो अब दूसरी बात, इस रिएक्शन की इस पूरी की पूरी रिएक्शन की ओवरव्यू क्या है। देखिए, आपने बताया कि CO2 प्लस वाटर ये रिएक्ट करेंगे और इनकी रिएक्शन से बनेगा बच्चे कार्बोहाइड्रेट। मैम कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें साथ में एक और प्रोडक्ट भी तो रिलीज होगा। कौन सा बच्चे? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। अब वाटर से ऑक्सीजन निकल रही है या CO2 से ऑक्सीजन निकल रही है, ये सब अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक बात है। इस रिएक्शन में ओवरऑल हेल्प कौन कर रहा है? इस रिएक्शन में हेल्प कर रहा है आपका सनलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं, सनलाइट हेल्प कर रही है इसमें। दूसरी बात बच्चे, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स जो है ना वो काम में आ रहे हैं, जिनमें से एक पिगमेंट अपन क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। कोई अगर हमसे पूछे कि मैम ये पिगमेंट क्या है, बच्चा पिगमेंट वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें प्रोटीन बेस होता है और आपने बताया कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में काम आते हैं। प्लांट के अलग अलग पार्ट में, जैसे अपन बात करें लीफ में, ज्यादातर जो लीफ है उसके अंदर अपन पिगमेंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहले इस ओवरव्यू में तो कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत सिंपल सा ओवरव्यू है, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कह रहे हैं कि एनर्जी काम में आ रही है, मींस एंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक बात है। फिर आपने बताया CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है। वाटर आगे अपन पढ़ेंगे कि वाटर जो है उसके स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होती है। इट मींस यहां पे रिडक्शन प्रोसेस भी हो रही है। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना ये तो रिडक्शन प्रोसेस ही कहेंगे हम, रिडक्शन प्रोसेस। फिर वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे, मींस अपन इसे रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। एनर्जी काम आ रही है, आपने इसे एंडरगोनिक प्रोसेस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि ये लाइट एनर्जी ट्रैप कैसे हुई। अच्छा ठीक है, मान लो लाइट एनर्जी ट्रैप हो गई, तो ट्रैप होने के बाद इसने कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाया उसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। एक और खास बात बच्चे
कि ये पूरी रिएक्शन हो कहां पे रही है। आपने बताया कि मैम ये एक स्पेशल ऑर्गेनली में हो रही है। कौन सा ऑर्गेनली? क्या हमारे अंदर है वो ऑर्गेनली? नहीं है, हमारे अंदर प्लास्टिड्स नहीं है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो हम उसी प्लास्टिड की स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले नेक्स्ट जो है, ये पूरा डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बच्चा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट, अपन क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली। ठीक बात है। देखो अपनी सेल के अंदर आपने अलग अलग ऑर्गेनलीज पढ़े हैं, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, वो भी डबल मेम्ब्रेनस है। उसमें किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है, एटीपी बनता है, एनर्जी करेंसी बनती है, वो सारा आपने पढ़ा है। भाई एटीपी क्या है हमारी सेल के लिए? तो एक तरीके से गोल्ड है, पैसा है बेटा, पैसा। बिना एटीपी के सेल काम नहीं कर सकती। तो वही बात अपन यहां पे देख रहे हैं कि ये प्लास्टिड का क्या रोल है बेटा, ये किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में काम आता है, उसको ध्यान से पढ़ना। बच्चा ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आपने बताई उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, डन। फिर ये बात भी सभी बच्चों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के पार्ट होते हैं, है ना बेटा। एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन्स मिलके एक ग्रुप बनाती है। एक होता है बच्चा इसके अंदर लिक्विड पार्ट। ठीक बात है। ये मेम्ब्रेनस पार्ट है ना, इसे थोड़ा साइड में बना लो, ऐसे थोड़ा इजी समझ में आएगा। ये इस तरीके से बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का ग्रुप है बच्चा, ये इस तरीके से बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का ग्रुप है। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं? मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन से जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसे आप क्या बोलते हैं बच्चा? इसे आप बोलते हैं थाइलेकॉइड। पता है ना सभी को, इसे अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड। और ये जो थाइलेकॉइड की पूरी ग्रुप है, जैसे कि अपन कह दें ये एक सिक्का है, कॉइन, और पाइल ऑफ कॉइन, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है बच्चा, ये कहलाता है ग्रैनम। कोई इशू तो नहीं है? गुस्सा तो नहीं करोगे इस बात पे, नाराज तो नहीं होगे? ये ग्रैनम कहलाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रैनम आपस में जुड़े हुए। देखो आप इस डायग्राम में देखो, ये भी ग्रैनम 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 ग्रैनम, बहुत सारे ग्रैनम आपस में जुड़े हुए। और किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जो पूरी की पूरी लेमिला है, इसे हम कहते हैं बेटा स्ट्रोमा लेमेला। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला, स्ट्रोमा लेमेला। ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन पढ़ेंगे कि इस मेम्ब्रेनस पार्ट का काम क्या है। देखो ध्यान से सुनना, इस मेम्ब्रेनस पार्ट के ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, इजीली दिखाई देगा आपको। बहुत सारे पिगमेंट्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट के ग्रुप का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो अपहिल जाएगा, देन डाउनहिल आएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपहिल से डाउनहिल आएगा तो वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। इसे अपन आगे पढ़ेंगे फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में। ओवरऑल आपने पढ़ा कि ये पिगमेंट्स का ग्रुप है, इसे अपन पिगमेंट सिस्टम नाम से जानते हैं। पीएस, पिगमेंट सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं? डन। दूसरी खास बात बेटा, इसके अंदर जो ये लिक्विड आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड क्या कहलाता है? तो आपने बताया भाई ये लिक्विड जो है वो इसका स्ट्रोमा पार्ट है। मतलब वो पार्ट है जहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जहां पे जो CO2 है उसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। ध्यान से सुनते जाना, ये स्ट्रोमा पार्ट है, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। अब अपने दिमाग में है ना एक छोटी सी इमेज क्लियर कर लो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट हो गए, एक मेम्ब्रेनस पार्ट जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगा बहुत आराम से, एक हो गया लिक्विड पार्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक बात है। अच्छा एक चीज और दिमाग में आएगी, ये बड़े बड़े क्या हैं भाई? अरे कुछ भी नहीं है बच्चा, ये तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, नथिंग एल्स। दिस इज ओनली स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डेफिनेशन पर जो ऊपर दी हुई है। सबसे पहले ये मेम्ब्रेनस पार्ट जो है ना, इसका काम था लाइट को एब्जॉर्ब करना, था ना बेटा? तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है? लाइट रिएक्शन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा ग्रैनम जिसको अपन ने साइड में बनाया है, ये पिगमेंट्स क्या करेंगे? लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उससे होगी लाइट रिएक्शन।
ये लाइट रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहां पे हो रहा है बेटा? ध्यान देना, एट ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना कि ये ग्रेना कौन सा होता है, ये सिक्के की ढेरी, ये है बेटा, ये है ग्रेना, ठीक बात है, इसमें होगा। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? फोटोकेमिकल फेज। इसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल फेज। बच्चा पता है, कुछ कई बार आपने ये भी पढ़ा है, इसका नाम हिल रिएक्शन भी कहते हैं अपन इसे अपन हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। इस क्लोरोप्लास्ट में इस डायग्राम को देखने से हमें लगता है इसमें लेबर डिवीजन प्रेजेंट है, मतलब इसमें काम बांटा हुआ है बेटा, काम बांटा हुआ है। मेम्ब्रेन को बोला आप एनर्जी को ट्रैप करो, लिक्विड को बोला आप CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलो, यानी कि काम बांटा हुआ है, लेबर डिवीजन प्रेजेंट है। देखो इसका एक समराइज फॉर्म देखो, इसमें क्लियर कट लेबर डिवीजन प्रेजेंट है, ठीक बात है। ये मेम्ब्रेनस पार्ट था, दैट इज ग्रेनम, ठीक बात है, ग्रेनम। यहां से बच्चा सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चे लाइट रिएक्शन। कोई इशू नहीं, मानते हो ना भाई? इसमें हो जाएगी मैम लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? मतलब लाइट रिएक्शन में ऐसा तो है नहीं कि ओनली लाइट एब्जॉर्ब होगी, उसके अलावा भी तो कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहले तो होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि लाइट को एब्जॉर्ब भी कौन कर रहा है, सबको पता है ना, पिगमेंट्स कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें आपने बताया कि लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें, इसी में, इस पूरे ग्रेनम में यही रिस्पॉन्सिबल है। इस ग्रेनम के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस होगा। ये वाटर जो है ये ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक बात है। यानी सेकेंड स्टेप क्या बोला आपने बताया स्प्लिटिंग ऑफ H2O, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन। थर्ड आपने क्या बताया बच्चे? थर्ड आपने इसके अंदर बताया कि किस तरीके से जब वाटर स्प्लिट हुआ है तो ऑक्सीजन बनी है, फिर ये ऑक्सीजन जो है बच्चा ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अरे मैडम ऑक्सीजन तो हमारे लिए एक तरीके से हम कह दें कि अभी तो आप सबको पता ही है, सब जान ही चुके हैं भाई, जितनी क्लासेस आपने पढ़ी है कि ऑक्सीजन अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, प्राणवायु जिसे अपन कह देते हैं, है ना भाई। उसके बाद फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आएगा? लाइट रिएक्शन में जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये भी तो बने हैं। तो बच्चा ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? ये एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, साथ साथ में ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट NADPH का फॉर्मेशन करेंगे। ये कहां जाएगा? ये जाएगा C3 साइकिल में या फिर कोई भी डार्क रिएक्शन में। इसमें क्या होगा बच्चे? इसमें CO2 जो है वो शुगर में कन्वर्ट होगा, ठीक बात है ना, जमता है ना बच्चे। CO2 जो है वो शुगर में कन्वर्ट होगा और ADP और NADP+ ये सारे के सारे फिर से इस ग्रेनम में आ जाएंगे। डन। यानी फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। अब ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना भाई, जानते हो ना सारे, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कहते किसे हैं, समझ गए ना आप, ATP और NADPH। चलिए तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम हमने NCERT में पढ़े थे जो कि लाइट रिएक्शन में होते हैं। अब बच्चे सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है लाइट का एब्जॉर्प्शन। कौन कर रहा है? पिगमेंट्स कर रहे हैं, ध्यान है ना, कौन कर रहा है? पिगमेंट्स कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं पिगमेंट्स पर। बच्चा ये है फोटो सिस्टम या इसी को अपन बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। क्या इसी को अपन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं? अभी ध्यान से देखना, ये पूरा ग्रुप दिख रहा है सबको, कोई इश्यू नहीं। बच्चा ये सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से
ये थोड़ा सा अलग बनाया ना, थोड़ा डार्क कलर का, ये है बच्चा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद भैया उस लाइट का करना क्या है, ये उसको बताता है, ये रिएक्शन सेंटर है। ठीक बात है। ये होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन कोई स्पेशल वन होगा, जैसे कि या तो होगा ऐसा मॉलिक्यूल जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करे, यानी P700, या फिर होगा बच्चे P680, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करे। डन। ये रिएक्शन सेंटर जो है, देख लो, लिख लो साइड में कि ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। डन। इसके अलावा जो आपको, इसके अलावा जो पिगमेंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सारे पिगमेंट्स बच्चा एंटीनी मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीनी मॉलिक्यूल्स, एंटीनी मॉलिक्यूल्स हैं। ये हकीकत में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब अब हमें एक बात क्लियर समझ में आ गई है कि फोटो सिस्टम में दो चीजें आती हैं। क्या? एक तो आता है बच्चा रिएक्शन सेंटर, P700 हो सकता है, P680 हो सकता है, और एक आता है बच्चा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में इन दोनों को साथ में देख के अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि पिगमेंट सिस्टम के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और उसके अलावा एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल, वो क्या है बच्चा? वो रिएक्शन सेंटर है। ठीक है। होगा क्या मैकेनिज्म, ध्यान से सुनो बच्चा। ये फोटोन है, फोटोन यानी कि सनलाइट, दैट इज फोटोन, दैट इज सनलाइट। ये फोटोन जो है वो इन पिगमेंट्स के ऊपर आके गिरेगा। इससे क्या होगा? इससे इनको एनर्जी मिलेगी और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। बेटा एनर्जी मिलने से तो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं, कैसे उछलने लग जाते हैं, वैसे तो ये भी उछलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद अल्टीमेटली इन एंटीनी मॉलिक्यूल से होते हुए, मतलब ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये एनर्जी जो है ये अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर तक। रिएक्शन सेंटर एक तो इनसे एनर्जी ले रहा है, दूसरी बात ये खुद भी हाई एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके चला जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और वहां से उसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा बच्चे? वहां से उसे एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से उसे एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैम ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ये सब बातें अभी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ये अपन आगे पढ़ लेंगे। साइक्लिक है तो उसमें FRS है, नॉन साइक्लिक है उसमें फियोफाइटिन है, ये अलग मैटर है, उस पर भी टेंशन मत लो, आराम से सुनते चलो। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। डन। अब एक बात आती है, मैम आपने बीच में बोला था कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। बिल्कुल होता है बच्चा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, तो वो 700 नैनोमीटर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब क्या ये दो तरह के हैं? बिल्कुल। पिगमेंट सिस्टम दो तरह के, कौन कौन से? एक है PS1, एक है PS2। सबसे पहले इनकी पोजीशन समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी 2 मिनट में आपको। बच्चे ये अपन क्या बना रहे हैं? ये आपके सामने बनाई गई है एक थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन। मैम क्या ये भी डबल मेम्ब्रेनस है? ना, कतई नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेन है बच्चा, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक बात है बच्चा, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, गलती से भी मत सोचना कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, ना बेटा ना, ऐसी गलती हम तो ना करें, हाँ ना बच्चे। ये देखो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, थोड़ी सी मोटी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इजीली पिगमेंट्स दिखाई दे सकें। ये बच्चा इस तरीके से पूरा ग्रेनम अरेंज होता है और ये स्ट्रोमा लेमेला शो किया गया आपको। ठीक है बच्चा, ये स्ट्रोमा लेमेला शो किया गया, स्ट्रोमा लेमेला, समझ रहे हो ना? 2 ग्रेनम को कनेक्ट करता है, दैट इज स्ट्रोमा लेमेला, वो शो किया गया है। अब ध्यान से सुनो, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट वो है जिसमें रिएक्शन सेंटर P700 होता है, उसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। डन। ये बेटा पिगमेंट सिस्टम सेकंड, इसमें होता है P680 और फिर साथ में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनकी पोजीशन देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई,
साइंस है ही बहुत इंटरेस्टिंग। देखो PS1 जो है, ये पूरा ग्रेनम जो आपने बनाया है ना, इसमें ये पार्ट जो है ये दबा हुआ पार्ट है। देखो ये दबा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट दबा हुआ, थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं, ये इस तरीके से, ये दबा हुआ पार्ट है। बच्चा ये सारा का सारा जो दबा हुआ पार्ट है, इसे अपन कहते हैं एप्रेस्ड रीजन। इसे बच्चा अपन बोल देते हैं एप्रेस्ड रीजन, समझ रहे हो बेटा? इसे अपन बोल देते हैं एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, इसे अपन बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, तो बच्चा ये जो PS1 है, PS1, ये PS1 जो है ये प्रेजेंट होता है इस पर, यानी कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर। ये प्रेजेंट होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर, PS1 जो है ये प्रेजेंट होता है, ये ब्लैक से जो शो किया गया ना, ये दैट इज PS फर्स्ट, ये PS फर्स्ट है, ये प्रेजेंट होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर। और बच्चा ये भी तो दबा हुआ कहां है, ये भी तो दबा हुआ नहीं है, यानी स्ट्रोमा लेमेला में भी क्या होते हैं, ओनली PS1 पाए जाते हैं। डन, यहां तो कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें PS2 की। PS2 जो है बच्चा ये प्रेजेंट होता है इस पर, ये देखो एप्रेस्ड पार्ट पर। दोनों की पोजीशन डन है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्लियर है ना भाई? ये PS2 है, ये PS2 जो है ये प्रेजेंट है एप्रेस्ड पार्ट पर, इसमें कोई इशू नहीं है। डन। अब इसकी पोजीशन तो क्लियर है, इसको बार बार लिख के क्या करेंगे, PS1 जो है लिख लो, बाद में कहोगे मैम ने लिखवाया नहीं। PS1 जो है ये प्रेजेंट होता है बेटा नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, और उसके अलावा बच्चे स्ट्रोमा लेमेला में, स्ट्रोमा लेमेला में, स्ट्रोमा लेमेला में, स्ट्रोमा लेमेला। डन, कोई इशू नहीं। PS सेकंड कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बच्चा एप्रेस्ड पार्ट में, एप्रेस्ड पार्ट में। डन, कोई इशू नहीं। श्योर। एक चीज और, PS1 जो है आगे बच्चा अपन लाइट रिएक्शन शुरू करने वाले हैं, पता ही है सबको भाई, लाइट रिएक्शन का ही तो हेडिंग लगा रखा है, लाइट रिएक्शन तो पढ़नी है। ये तो उससे पहले का अपन सारा कार्यक्रम बना रहे हैं कि पूरा प्रोग्राम दिमाग में फिट हो जाए, है ना भाई? देखिए, तो उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। उसमें दो स्टेप आते हैं बच्चे, एक आता है साइक्लिक, एक आता है नॉन साइक्लिक। PS फर्स्ट जो है ये दोनों में काम आता है, मेरा मतलब दोनों में इंक्लूड होता है, साइक्लिक में भी बच्चा और नॉन साइक्लिक में भी। ठीक है, इस बात को आप एक बार थोड़ा सा याद कर लो, आगे धीरे धीरे आपका क्लियर भी हो जाएगा। ये दोनों में काम आता है, साइक्लिक में भी नॉन साइक्लिक में भी। PS सेकेंड जो है बच्चा ये ओनली एंड ओनली नॉन साइक्लिक में काम आता है। पोजीशन सबको पता है, पोजीशन में कोई इशू नहीं है, पोजीशन सबको पता है। और ये छोटी सी बात जो है इसको भी आप दिमाग में डाल लो, ठीक बात। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर फॉस्फोराइलेशन, हेडिंग ध्यान से पढ़ना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना, ATP में कन्वर्ट हो, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। ओके, देखो बहुत सिंपल सा है, लिख लो। ADP का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ATP में कन्वर्ट होना, मैम इसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। आगे क्या लगा दिया, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में, और क्या है, लाइट की प्रेजेंस में ATP का ATP में कन्वर्ट होना, कोई इशू नहीं। देखो यही डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डन बेटा, ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। कौन सा, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, बिल्कुल मत डरो, डरना नहीं है, आराम से सुनते जाना है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आगे पढ़ेंगे अपन। इसमें होगा क्या, इसमें ATP का फॉर्मेशन होगा, नाम से क्लियर है। साइक्लिक से क्या क्लियर हो रहा है, साइक्लिक से हो रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो साइकिल में घूमते हुए वापस आएगा। PS1 से निकलेगा
मैडम PS1 का ही कैसे पता? अरे बेटा PS1 अभी तो पढ़ा था कि PS1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में काम आता है, और PS2 जो है वो ओनली नॉन साइक्लिक में काम आता है। अरे कैसे भूल रहे हो, अभी तो पढ़ा था PS2 नॉन साइक्लिक में, PS1 जो है साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में, अभी तो पढ़ा था बेटा, कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन काम में आ रहा है? आपने बताया इसमें काम आता है PS1, ठीक बात। रिएक्शन होगी कहां पे? जहां पे PS1 हो। मैडम PS1 तो दो जगह था, एक तो ग्रेना के नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे था, एक स्ट्रोमा लेमेला में था। बेटा साइक्लिक में ओनली PS1 काम में आता है। अब ओनली PS1 से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें ओनली PS1 हो, दैट इज स्ट्रोमा लेमेला। यानी कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा कहां पे बच्चे? ये होगा स्ट्रोमा लेमेला में। कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम सामने पड़ा है भाई, पहले थोड़ा समझ लें फिर ये तो पढ़ ही लेंगे, है ना बेटा। देखो ये है आपका फेवरेट PS1। रिएक्शन सेंटर कौन है बच्चे? भूलना नहीं है, इसमें रिएक्शन सेंटर है P700, ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं। देखो बच्चे इस पे लाइट एनर्जी आएगी, पिगमेंट्स हैं लीफ के ऊपर हैं, पिगमेंट सिस्टम कहां पे होता है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलेकॉइड कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल कहां पे होती है? प्लांट की लीफ में। और लीफ कहां पे होता है? प्लांट की शूट पर। डन है ना? चलिए, तो इसके ऊपर लाइट एनर्जी जो है वो फोटोन आके गिरते हैं, फोटो, कोई इश्यू नहीं। एनर्जी आके गिरी, इसका इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया और वो रिलीज हुआ, और इसको कौन लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन है यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ये अब पढ़ने वाली बात है। ये बच्चा FRS आयरन सल्फर प्रोटीन, FRS फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? भाई जिसको ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये उसको रिड्यूस करेगा। मानते हो इस बात को? अब नाम पढ़ो इसका, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी ये फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस कर रहा है। मैडम लिखो ना यहाँ पे फेरेडॉक्सिन, लिख दिया बेटा फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन किसको देता है इलेक्ट्रॉन? फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 किसको देता है बच्चा? साइटोक्रोम B6 देता है साइटोक्रोम F को। ये आगे इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है? बहुत ही सिंपल, आराम से पता चल जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। बच्चा प्लास्टोसाइनिन जो है ना ये ब्लू कलर का है, कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? PS फर्स्ट को। आप खुद नोटिस करो, तो 3-4 बातें नोटिस करो। इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गया था, सुबह का भूला शाम को लौट के वापस घर ही आया है अपने, ऐसा सुना है ना आपने? देखो बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अल्टीमेटली क्या हुआ? वापस यहां पे आ गया। ये साइक्लिक फ्लो है, ये साइक्लिक फ्लो है। सबसे पहले एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचा, फिर डाउनहिल मूवमेंट किया। जब ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा ना बच्चे, ध्यान से सुनना, जब ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा तो यहां पे ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। जब बच्चे ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा तो यहां पे ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में आएगा एटीपी, और एक एटीपी जो है वो बनेगा साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में। देखो ये बात आपका क्वेश्चन भी जायज है कि मैम एटीपी बने कैसे, ऐसा यहाँ पे क्या हुआ? भाई इलेक्ट्रॉन डाउनहिल आ रहा है, समझ में आया हमें, ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है बच्चे, और प्रोटॉन ग्रेडियंट समझने के लिए हमें कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़नी पड़ेगी, जो अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है, ठीक बात है। P700 FRS फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम B6 F प्लास्टोसाइन, ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस है। एक बात यहां से शॉर्ट में ध्यान रख लेना कि इस पूरे फ्लो में हमें नेट गेन 2 ATP मिला है।
एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से हमें 2 एटीपी मिले हैं। इसमें ओनली एक पिगमेंट सिस्टम काम में आता है, PS1। कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा लैमेला में। स्ट्रोमा लैमेला में NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। मैडम NADP रिडक्टेज अभी समझोगे, जब नॉन साइक्लिक पढ़ोगे ना तब अभी समझोगे। फिलहाल इसके अंदर तो कोई NADP रिडक्टेज नहीं है, यहां पे तो ये सिंपल फ्लो हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल ATP के बने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट, ये साइक्लिक था, एक और इसमें टाइप होता है नॉन साइक्लिक। कहां पे होता है? प्रॉपर ग्रेनम में होता है, उस पर आते हैं। ये बच्चे आप NCERT का डायग्राम भी देखो, जब लगाया है तो देखो तो सही। हाँ बच्चे, ये क्लोरोफिल। ओहो मैडम मार्कर थोड़ा हाईलाइटर लो, देखो क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी आई है, किसके पास गया? इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके बाद ये ETS के अंदर आपने ATP का फॉर्मेशन पढ़ा है, और फिर ये फिर से लौट के किसके पास आ गया है? ये आ गया क्लोरोफिल के पास में। ये पूरा का पूरा साइक्लिक फ्लो जो है ना, ये पूरा का पूरा साइक्लिक फ्लो आपने पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आगे बढ़े। चलिए बेटा नेक्स्ट अपन आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखो नाम से क्लियर सुनो आप, नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। बच्चे इसे ना कुछ लोग जेड स्कीम नाम से जानते हैं, पता है आपको? जेड स्कीम नाम से। जेड स्कीम क्यों कहते हैं अभी पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान ले उसके बाद। इसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम काम में आते हैं, दोनों फोटो सिस्टम काम में आते हैं। इसमें PS1 भी काम में आता है, PS2 भी काम में आता है। दोनों फोटो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्ट विद ईच अदर। दोनों पिगमेंट सिस्टम जो है वो एक देगा दूसरा ले लेगा, ठीक बात है। और ये कनेक्टेड फॉर्म में काम करते हैं, और बीच में कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डन, अभी समझ जाओगे। रिएक्शन होती कहां पे है बच्चा? रिएक्शन होती है ग्रैनम में, इसे नोट कर लेना, ग्रैनम में, क्योंकि ग्रैनम में ही दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। श्योर? चलिए सबसे पहले अपन बात करें PS2 की। PS2 की, चलिए बेटा PS2, चलिए ये सबसे पहले अपन ने लिया पिगमेंट सिस्टम सेकंड। क्या है इसका रिएक्शन सेंटर? दिमाग में सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था P680, P680 ये है इसका रिएक्शन सेंटर, ठीक बात है। इस पे लाइट एनर्जी जो है वो आके गिरेगी, इसके ऊपर लाइट एनर्जी जो है वो आके गिरेगी। क्यों भाई? लाइट एनर्जी का कोई बैर थोड़ी ना है कि वो ओनली PS1 पे ही गिरे, PS2 पे भी गिरेगी, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, बिल्कुल रिलीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को कौन कैप्चर कर लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? देखो इससे पहले जो साइक्लिक पढ़ा था वहां था FRS, यहां पे है बच्चा फियोफाइटीन। फियोफाइटीन बच्चा, ये जो फियोफाइटीन है ना, इसके बारे में एक बात छोटी सी ध्यान में रखना। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सुन रखा है आपने? क्लोरोफिल पिगमेंट अभी थोड़ी देर पहले सुना है बच्चा। क्लोरोफिल जो कि मेन पिगमेंट है, जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है, उसके सेंटर में ना मैग्नीशियम होता है। अगर अपन क्लोरोफिल के सेंटर से मैग्नीशियम निकाल दें तो बचा हुआ जो है ना वो फियोफाइटीन है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये पूरी रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर चल रही है, ठीक बात है। ये फियोफाइटीन जो है ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक ऐसे नालायक को जो कि हाइड्रोजन कैरियर है, दैट इज प्लास्टोक्यूनॉन। ये बच्चा हाइड्रोजन कैरियर है, लेकिन आपने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, चल मेरा इलेक्ट्रॉन पास कर, मेरा इलेक्ट्रॉन पास कर। इसने कहा ठीक है, ला तेरा इलेक्ट्रॉन दे। ये यहां से तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बाहर से प्रोटॉन ले लेगा। आगे अपन इसे पढ़ेंगे ये किस तरीके से बाहर से प्रोटॉन ले लेता है, ठीक बात है। और प्रोटॉन को आगे स्ट्रोमा में पास कर देता है। स्ट्रोमा जो अपन ने लिक्विड पार्ट पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में, लिक्विड पार्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आगे किसको देता है बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 किसको देता है बच्चा? साइटोक्रोम F को। यानी ओवरऑल अपन बात करें तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, चेन है, उसको, ठीक बात है, कोई इशू तो नहीं।
ये आगे किसको पास करते हैं बच्चे? ये आगे पास करते हैं प्लास्टोसाइनिन को। मैडम वही प्लास्टोसाइनिन जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है बच्चा, बिल्कुल वही। ये आगे किसको देगा? ये आगे देगा आपका फेवरेट PS1। बच्चा एक बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इस पूरी रिएक्शन में PS सेकंड पहले काम में आ रहा है, PS2 बाद में काम में आ रहा है। सॉरी, PS सेकंड पहले काम में आ रहा है, PS फर्स्ट बाद में काम में आ रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाई हाँ डिस्कवरी कैसे, ऐसा नहीं है कि पहले डिस्कवरी जो है वो इसकी हुई है, बाद में उसकी हुई है, उसकी इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ध्यान में रखना है जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसका नाम फर्स्ट रख दिया गया। कई बच्चों के दिमाग में आता है भाई काम तो ये बाद में आ रहा है, फिर इसे फर्स्ट क्यों कहते हैं, इसको सेकंड क्यों कहते हैं, काम तो ये पहले आ रहा है ना। बेटा डिस्कवरी के बेस पर रखा गया है, जो पहले डिस्कवर हुआ है उसके आगे फर्स्ट लगा दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ है उसके आगे सेकंड लगा दिया। ठीक बात है। अब आपने देखा PS1 क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS को देता है। FRS क्या करता है बच्चा? FRS जो है वो इसको आगे पास करेगा फेरेडॉक्सिन को। ठीक बात है। फेरेडॉक्सिन के पास एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज रिडक्टेज। ये रिडक्टेज एंजाइम जो है ये यहां से NADP को इलेक्ट्रॉन देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। NADP प्लस जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फेरेडॉक्सिन के पास में एक एंजाइम है रिडक्टेज, उसकी सरफेस के पास में प्रेजेंट है रिडक्टेज, वो ये रिडक्शन प्रोसेस करवाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान से सुननी है आपको। एक तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे लगातार फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, दूसरी खास बात, इलेक्ट्रॉन लौट के वापस PS सेकंड के पास नहीं आए हैं। ये PS सेकंड वेट करता रह गया, इलेक्ट्रॉन आएगा, पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए। अब क्या होगा बच्चे? ये यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस करवाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे ये बोलेगा H2O को कि भाई H2O आप मेरी हेल्प करो। H2O को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देगा। ठीक बात है। ये प्रोटॉन आगे क्या काम करेंगे? अरे बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आप इसे ऐसा वैसा मत समझना। इलेक्ट्रॉन को तो चलो ये ले लेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। आप सोचोगे मैडम हाफ मोल ऑक्सीजन, ना बेटा, यहां पे 2 H2O की स्प्लिटिंग होगी। आपने पढ़ा था ना लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप हैं, लाइट का एब्जॉर्प्शन, पिगमेंट करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग, ये है बच्चा वाटर की स्प्लिटिंग, फिर ऑक्सीजन का रिलीज होना यहां से होगा। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स ये कौन कौन से बनते हैं? ये बनता है एक तो बच्चा ATP और एक बना है NADPH। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो आपने इससे पहले पढ़ा था उसमें आपको नेट गेन जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल मिले थे। लेकिन बच्चा यहां पे आप ध्यान में रखना, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक ATP मिलेगा और 2 NADPH2 मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन इससे भी जाएगा। यहां पे जब तक 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब यहां पे 2 NADPH का फॉर्मेशन होगा। ठीक बात है। अब NCERT से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझो। ठीक बात है। चलिए, ये NCERT का छोटा सा ओवरव्यू है। ये है आपका PS सेकंड, ठीक बात है, जिसके पास में क्या हो रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटा इसमें कौन सा आयन काम में आता है? यहीं से नोट करो बच्चे, इसमें सारा चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। इसमें काम में आ रहा है मैग्नीज, Mn+2 मैग्नीज आयन जो है वो काम में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ने सबसे पहले अपहिल मूवमेंट किया, फिर डाउनहिल मूवमेंट किया है, फिर अगेन अपहिल मूवमेंट किया है, फिर डाउनहिल।
ये पूरी की पूरी जेड स्कीम बनी है, इसमें जेड स्कीम। इस पूरी जेड स्कीम में यहां पे एक एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, यानी इसमें नेट गेन आपको मिलता है एक एटीपी का और एक साथ में मिलता है 2 मॉलिक्यूल NADPH के। ये ओवरऑल आपने पूरा का पूरा साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो है उसके अंदर एनर्जी गेन पड़ा है। एक एटीपी 2 NADPH, डन, कोई इश्यू तो नहीं है इसके अंदर। ये पूरी रिएक्शन कहां पे हुई है बच्चा, फिर से क्विक रिवीजन करो फटाफट। ये पूरी रिएक्शन जो है ये ग्रैनम में हुई है, ग्रैनम में 2 पिगमेंट सिस्टम काम में आए हैं, एक PS1 एक PS2। इनका नाम इनकी डिस्कवरी के बेस पर है, फंक्शनिंग के बेस पर नहीं है। डन है बेटा। अब इसमें एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से क्या हुआ, किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, वो सारा अपन पढ़ेंगे कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसके ठीक बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के चौके छक्के लगाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपने लाइट रिएक्शन जो है उसकी कंप्लीट समरी जो है वो सुनी है, तो आप इसे ध्यान से समझिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चे।